Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss about the Upanayan Sanskara, that is called investiture in English. बेसिकली क्या है, जो जनेऊ हम लोग धारण करते हैं हिंदू धर्म में, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर विभिन्न वर्णों को लेकर, ठीक है, विभिन्न वर्णों को लेकर क्या क्या डिफरेंस था उपनयन संस्कार में। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें, वैदिक पीरियड की, ठीक है, वैदिक पीरियड की हम बात कर लेते हैं, जिसका समय है 1500 टू 600 बीसी तक का। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम देखें तो ये है ऋग वैदिक पीरियड, या इसको हम कहें अर्ली वैदिक पीरियड, ईवीपी या आरवीपी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और ये जो है 1500 टू 1000 जो कि पूर्व वैदिक काल है, बीसी होगा। ठीक है, और अगर हम लेटर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल की, तो इस समय हम बात करेंगे एलवीपी, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड, एलवीपी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, उत्तर वैदिक काल, और इसका समय हो जाएगा 1000 टू 600 बीसी, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। देखिए, अब हमें यह समझना है कि जो इन्वेस्टिचर है, हमें जानना क्या है, हमें जानना है उपनयन संस्कार के बारे में। उपनयन संस्कार, ठीक है, संस्कार के बारे में। हाँ, उपनयन संस्कार, जिससे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि इन्वेस्टिचर, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेक्रेड थ्रेड रिचुअल। ठीक है, क्या होता है, जनेऊ जो होता है वो सेक्रेड थ्रेड ही तो है। ठीक है, तो सेक्रेड थ्रेड रिचुअल जो कि आज भी चलता आ रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है, देखिए हमारा टॉपिक क्या है कि हम देखेंगे कि ये जो उपनयन संस्कार है, इन्वेस्टिचर है, या जो सीक्रेट थ्रेड रिचुअल है, ठीक है, इसको हम सीक्रेट थ्रेड रिचुअल भी कह सकते हैं। सीक्रेट थ्रेड रिचुअल। अब देखिए, अगर हम यहां की बात करें कि अर्ली वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल में, तो यहां पे हम जानते हैं कि यहां पर वर्ण व्यवस्था जो थी वो, समझिएगा, इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है, यहां पे वर्ण व्यवस्था जो है, हाँ, यहां पे वर्ण जो है, वर्ण, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं। देखिए यहां पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो वर्ण सिस्टम जो है, तो वर्ण यहां पर क्या है, बेस्ड ऑन, अभी इसको समझेंगे, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, देखिए यहां पर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन का मतलब यह है, समझिएगा, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, यहां कर्म मूलक नहीं है। हाँ, यहां पर है, सॉरी, यहां जन्म मूलक नहीं है, यहां पे जो जाति व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है, जाति तो नहीं कहेंगे, वर्ण कहेंगे, कर्म मूलक है। यानी कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे भी तो आपको वहां मिल जाएगा कि एक व्यक्ति है ऋग्वैदिक पीरियड में जो कि कह रहा है, आई एम ए पोएट, माई फादर इज ए फिजिशियन एंड माई मदर इज ए ग्राइंडर। ठीक है, यानी कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता जो हैं वो एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, माई मदर इज ए ग्राइंडर, मीन्स मेरी मदर जो है वो आटा पीसने का काम करती है। अलग अलग प्रोफेशन में है, लेकिन हम लोग अलग अलग प्रोफेशन से कमाई करते हैं, लेकिन एक साथ एक घर में रहते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो यहां पर वर्ण व्यवस्था जो है कर्म मूलक है, इसलिए आपको उपनयन संस्कार यानी सेक्रेड थ्रेड रिचुअल, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं, अगर हम इन्वेस्टिचर का एक और नाम दे दें तो इसको हम कह सकते हैं
या उपनयन संस्कार को सेक्रेड, हर नाम जानना चाहिए आपको, थ्रेड रिचुअल, ठीक है। तो यहां पर जो है कर्म मूलक है। हाँ, एक ही घर में अलग अलग प्रोफेशन के लोग रहते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग रहते हैं, यानी जो काम करेंगे वो उनका वर्ण हो जाएगा। जैसे अगर कोई ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन उसका बेटा अगर काम करता है किस चीज का, व्यापार का या एग्रीकल्चर का, तो फिर वो वैश्य हो जाएगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन के आधार पर यहां वर्ण निर्धारित हो रहा है। इसलिए यहां आपको डिफरेंसेस उपनयन संस्कार में देखने को नहीं मिलेगा। जो डिफरेंसेस आएगा उपनयन संस्कार में वैदिक पीरियड का, तो वैदिक पीरियड की अगर उपनयन संस्कार की बात करें या इन्वेस्टिचर की बात करें या सेक्रेट थ्रेड की बात करें, हाँ सेक्रेट थ्रेड रिचुअल की बात करें, या हम अपने लैंग्वेज में जनेऊ धारण की बात करें, तो देखिए ये जो रिचुअल था ये यहां पर आकर बड़ा डिफरेंस आएगा इसमें लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि 1000 to 600 बीसी के समय में, इस काल में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि यहां जो है, देखिए यहां जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, वर्ण, यहां जो वर्ण है ये वर्ण सिस्टम जो है बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है ना, जन्म मूलक हो जाएगा। समझिएगा इसको, जन्म मूलक, यानी अगर ब्राह्मण का बेटा, ठीक है ना, कोई भी काम कर ले, लेकिन चूंकि उसका जन्म एक ब्राह्मण के यहां हुआ है तो ब्राह्मण ही रहेगा, ठीक है। इसलिए यहां प्रोफेशन के अनुसार आपके वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे यहां हो रहा है, ठीक है ना। ब्राह्मण का बेटा हो गया, एग्रीकल्चर कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा आपको यहां पर वैश्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप ब्राह्मण के बेटे हैं और अगर आप कोई और प्रोफेशन भी अपनाते हैं, तो आपका जो वर्ण है, हाँ, वो देखा जाएगा आपके जन्म के आधार पर, आपने किस खानदान में जन्म लिया। आप हैं ब्राह्मण के बेटे, हाँ, तो आप ब्राह्मण के बेटे ही कहे जाएंगे। जैसे अगर हम मान लीजिए कि अगर मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, और ब्राह्मण हूं, तो मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, आज भी यही स्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से मुझे तो इस ऋग्वैदिक पीरियड के हिसाब से मुझे हो जाना चाहिए वैश्य, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं या व्यापार कर रहा हूं। लेकिन मैं आज अगर ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, ब्राह्मण परिवार में मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं, तो मैं ब्राह्मण ही कहा जाऊंगा, ठीक है। मेरे प्रोफेशन से वर्ण व्यवस्था नहीं बदलेगा। ठीक यही उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था थी। और यहां पर अब समझने वाली बात है कि क्या डिफरेंसेज आ जाएगा उपनयन संस्कार में। देखिए अब यहां पर आपको इतना तो पता होगा, ये मैं मिटा रहा हूं, कि ये तो जन्म मूलक था और वर्ण कितने थे भाई, देखिए वर्ण, तो वर्ण को अगर हम देखें तो यहां पर ब्राह्मण है, ब्राह्मणा है, और क्षत्रिय, दूसरा क्षत्रिय हो गया। क्षत्रिय, फिर तीसरा हो गया वैश्य, और चौथा हो गया शूद्र। अब ये चार जो यहां वर्ण है, सबसे ऊपर स्थान जो है, सबसे बड़ा मैं ऐसे बना देता हूं, सबसे बड़ा माना जाता है ब्राह्मण को, उसके बाद क्षत्रिय को, उसके बाद वैश्य को, और सबसे नीचे शूद्र को। मतलब क्या है कि ब्राह्मण जो है ये पूजा पाठ का काम करेगा, ठीक है, और क्षत्रिय जो है, इनको राजन्य भी कहा जाता था, ठीक है। क्षत्रिय जो है ये इनका काम भुजाओं से है, और इनको कहा जाता है वार में ये इनके पास प्रॉपर्टी होगी, ये राजा होंगे, यही राजा होंगे क्षत्रिय, यही वार भी करेंगे, तो इनका काम लड़ाई का होगा, ठीक है, ये राजकाज सत्ता संभालेंगे, ठीक है। वैश्य जो होंगे एग्रीकल्चर और ट्रेड करेंगे, ठीक है, वैश्य।
तो तीसरा पोजीशन समाज में वैश्य का है, और शूद्र का सबसे निम्न पोजीशन है जो इन तीनों को सर्व करेंगे, तीनों की सेवा करेंगे। ठीक है, इन तीनों की सेवा करेंगे। ठीक है, शूद्र का क्या काम है? शूद्र का काम है कि इन तीनों की सेवा करेंगे। तो सबसे जो निचला दर्जा हो गया समाज में वो शूद्रों का हो गया। अब ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस आपको उपनयन संस्कार में भी मिलेगा देखने को। कैसे? देखिए, अगर ब्राह्मण है, ठीक है, अगर ये ब्राह्मण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए यहां पर ब्राह्मणों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किए गए। ठीक है, ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार या इन्वेस्टिचर या सेक्रेड थ्रेड रिचुअल यानी जनेऊ धारण करने का जो एक अनुष्ठान होगा वो होगा 8 इयर्स में, 8 वर्ष में कर दिया जाएगा। ठीक है, क्षत्रियों का जो होगा वो 11 वर्ष में होगा, ध्यान दीजिएगा, और वैश्यों का जो होगा 12 वर्ष में। तो एक तो अंतर आपको यहां दिख गया। इनका तो उपनयन संस्कार होगा ही नहीं, इनको अधिकार ही नहीं है कि गायत्री मंत्र भी पढ़ सके, तो ये इनका उपनयन संस्कार नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, एक तो टाइम पीरियड का अंतर आ गया, दूसरा अंतर देखिए, ठीक है, दूसरा अंतर ये आएगा कि मौसम भी, समय भी अलग अलग होगा। ये तो आपको उम्र की बात है, कितने उम्र में होगा, समय का मतलब यहां पर उम्र, और एक समय होगा जिसमें कि किस ऋतु में, किस मौसम में हो रहा है। तो देखिए, ब्राह्मणों के लिए जो तय किया गया था वो था स्प्रिंग यानी कि बसंत, ठीक है, स्प्रिंग बसंत। वैश्यों के लिए समर यानी कि ग्रीष्म, और विंटर था, सॉरी, क्षत्रियों के लिए समर और वैश्यों के लिए विंटर। ठीक है, शरद ऋतु, अगर कहें हिंदी में बसंत, ग्रीष्म और शरद। उसके बाद तीसरा अंतर आपको मंत्रों को लेकर है, मंत्रों में भी अंतर दिखेगा। इनके लिए पढ़ा जाएगा गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, ठीक है, मंत्र। इनके लिए पढ़ा जाएगा त्रिष्टुप, सिर्फ गायत्री ही लिख रहा हूं यहां पर, मंत्र क्योंकि स्पेस नहीं है तो गायत्री लिख रहा हूं, गायत्री मंत्र पढ़ा जाएगा। यहां पर त्रिष्टुप मंत्र होगा, त्रिष्टुप, ठीक है, वैश्यों के लिए पढ़ा जाएगा त्रिष्टुप मंत्र उपनयन संस्कार के समय, और सॉरी, वैश्य मैं बार बार कह रहा हूं, क्षत्रियों के लिए त्रिष्टुप मंत्र, और वैश्यों के लिए पढ़ा जाएगा कौन सा? जगती, जगती मंत्र। देखिए फिर से, गायत्री मंत्र ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए त्रिष्टुप मंत्र, और वैश्यों के लिए जगती मंत्र। इनका तो होना ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपको धागों में भी अंतर होगा। इसका होगा जो धागा, जो सेक्रेड थ्रेड जो होगा, जनेऊ जिसको बोलते हैं, वो होगा यार्न का। यार्न का मतलब सूत का। ठीक है, इसका होगा, आप देख लीजिए, सन यानी फ्लेक्स का, ये हो जाएगा फ्लेक्स यानी कि सन। ठीक है, सन हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा यहां पर, इनके लिए होगा ऊल, ऊन, ऊल यानी कि ऊन का। ठीक है, तो अब देखिए, आप एक बार देख लीजिए, मैंने ये बताया अब तक कि यहां तो कर्ममूलक यानी बेस्ड ऑन ऑक्युपेशन है क्या वर्ण व्यवस्था, तो यहां पर बहुत ज्यादा आपको डिफरेंसेस उपनयन संस्कार में नहीं दिखने वाला है। जो भी डिफरेंस दिखेगा वो उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में दिखेगा, यानी किस पीरियड में, 1000 से 600 बीसी वाले पीरियड में दिखेगा। और यहां पर जो सेक्रेड थ्रेड रिचुअल होगा, अलग अलग वर्ण व्यवस्था यहां पर बन जाएगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था अब यहां जन्ममूलक हो जाएगी। ठीक है ना, बेस्ड ऑन द बर्थ। अब क्या होगा, जब जन्ममूलक हो जाएगी तो यहां पे अंतर दिखने लगेगा। हर वर्ण में सबसे ऊंचा वर्ण ये माना जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे निचला या निम्न दर्जे का जो वर्ण है शूद्र है, जो इन तीनों की सेवा करते हैं, वैश्यों की, क्षत्रियों की और ब्राह्मणों की। ठीक है, अब देख लीजिए कि तीनों का जो उपनयन संस्कार में क्या डिफरेंस है। देखिए, ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार जो होगा, उनके लिए एक उम्र निर्धारित की गई है, वो उम्र है ब्राह्मणों के लिए 8 इयर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्षत्रियों के लिए 11 साल एंड यानी 11 इयर्स, एंड 12 इयर्स वैश्यों के लिए। इनका तो होना ही नहीं है। ठीक है,
स्प्रिंग का मौसम है यानी बसंत का मौसम है ब्राह्मणों के लिए, उसमें इसका उपनयन संस्कार होगा। क्षत्रियों के लिए समर का यानी ग्रीष्म का मौसम है, और वैश्यों के लिए शरद ऋतु है, विंटर है। उसी तरह से मंत्रों का अंतर भी होगा। ब्राह्मणों के लिए पढ़ा जाएगा गायत्री मंत्र, क्षत्रियों के लिए पढ़ा जाएगा त्रिष्टुप मंत्र, और वैश्यों के लिए पढ़ा जाएगा जगती मंत्र। ठीक है, धागे जो होंगे सेक्रेट थ्रेड, ठीक है, पवित्र धागा जिसको कहते हैं, जनेऊ जो होगा वो होगा आपको यार्न का होगा यानी सूत्र का होगा ब्राह्मणों के लिए, फ्लेक्स यानी सन का होगा क्षत्रियों के लिए, और ऊल होगा आपको वैश्यों के लिए। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है उपनयन संस्कार में। एक चीज और, जो उपनयन होगा यहां पर, जिनका उपनयन होता है उनको कहा जाता है द्विज। इन तीनों कास्ट को द्विज कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उपनयन के बाद माना जाता है कि दूसरा जन्म होता है। द्विज जो है वो दूसरे जन्म के बारे में द्विज, इन तीनों को कहा जाएगा द्विज। ठीक है, द्विज। ठीक, इन तीनों वर्णों को कहा जाएगा द्विज, क्योंकि जनेऊ के बाद कहा जाता है दूसरा बर्थ है। ठीक है, दूसरे जन्म की बात कही जाती है द्विज। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ डिटेल में जान लिया उपनयन संस्कार के बारे में। हमें उपनयन संस्कार को देखना होगा तो हमें लेटर वैदिक पीरियड में डिफरेंसेस नजर आएगा। किस वजह से? उम्र के से नजर आएगा, हाँ, ऋतुओं से नजर आएगा। वर्ण व्यवस्था चूंकि बदल गई, जन्म मूलक हो गई। अब 3 अपर कास्ट हो गए, शूद्र तो बिल्कुल अलग हो गया। इन तीनों में ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर हो गया, क्षत्रिय उससे छोटा, और उससे छोटा वैश्य सबसे छोटा शूद्र है, जो कि इन तीनों को सर्व करता है, इन तीनों की सेवा करता है। इसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। हाँ, उम्र जो है 8 साल ब्राह्मणों के लिए, 11 साल क्षत्रिय के लिए, 12 साल वैश्यों के लिए। स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु ब्राह्मणों के लिए तय किया गया, ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर क्षत्रियों के लिए, और विंटर यानी शरद वैश्यों के लिए। उसी तरह से ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार यानी कि सेक्रेट थ्रेड रिचुअल में गायत्री मंत्र पढ़ा जाएगा, क्षत्रियों के लिए त्रिष्टुप मंत्र, और वैश्यों के लिए जगती मंत्र। और उसी तरह से जो धागा इस्तेमाल होगा, यार्न सूत इस्तेमाल होगा ब्राह्मणों के लिए, फ्लेक्स या सन इस्तेमाल होगा क्षत्रियों के लिए, और ऊल या ऊन इस्तेमाल होगा वैश्यों के लिए। तो इस तरह से हमने जान लिया उपनयन संस्कार के बारे में। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. All the best.